बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में मैं पहुंची हूं राजस्थान के बूंदी में। बूंदी जिसे कुओं और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर कुएं और बावड़ियां बनाने के पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं और ये कुएं बावड़ियां यहाँ के राजा रजवाड़ों की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं। यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी और इसी वजह से इन कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया गया ताकि यहाँ के लोगों को वर्ष भर पानी मिल सके। आज बूंदी में मैं बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में आई हूँ। ये है श्री मनसा पूरण गणेश जी महाराज मंदिर। श्री मनसा पूरण गणेश जी महाराज मंदिर बूंदी जिले में लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ का परिसर इतना विशाल है कि बड़ी संख्या में भक्तजन एक साथ यहाँ एकत्रित हो सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर में गणेश भगवान के साथ साथ राधा कृष्ण, माँ खेड़ा देवी माताजी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। इस मंदिर में राजस्थान की स्थापत्य कला भी दिखाई देती है। आइए इस मंदिर की मान्यता और ऐतिहासिकता के बारे में यहाँ के ट्रस्टी सुशील मेहता जी से जानकारी लेते हैं। सुशील जी, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस मंदिर की मान्यता के बारे में बताइए। कि बूंदी छोटी काशी में जैसे बहुत मंदिर हैं, बहुत पौराणिक जगह जगह आपको मंदिर मिलेंगे, परंतु बूंदी की एंट्री के साथ और प्रथम पूज्य गणेश जी के जो एक कथा प्रचलित है उसके अनुसार यहाँ के गणेश जी को अपने सब प्रकार के कार्यों के लिए प्रथम यहाँ पूजने लोग आते हैं, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो अपनी कृषि और अन्य अपने कार्य हो, उसके लिए यहाँ गणेश जी का प्रथम पूजने यहाँ लोग आते हैं। ये मंदिर बूंदी के बसने के पूर्व खेड़ा ग्राम जो यहाँ हुआ करता था, खेड़ा देवी माता जी पीछे विराजमान है। जब बूंदी की स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले यहाँ खेड़ा ग्राम के नाम से इस मंदिर को जाना जाता था। इसकी पौराणिक जो पृष्ठभूमि है उसके अनुसार बूंदी प्रवेश के साथ ही यहाँ का ये एक मार्ग हुआ करता था पुरातन, जो अब नहीं है। अब वो मतलब एक पानी के नाले के अनुसार चल रहा है। इसके नीचे से नाला है जिसमें से पानी आता है और तालाब में जाता है। ये आगे जाकर बूंदी के शहर के बीचों बीच एक नहर टाइप हुआ करती थी। हमारे एक तालाब दूसरे छोर पर भी है, उसको जय सागर तालाब बोलते हैं। जय सागर तालाब और इस तालाब का पानी आगे जाकर मिलता है और जब भी पानी समाप्ति की ओर होता है तो दोनों का पानी और इस पूरे शहर को मतलब अंडरग्राउंड प्रोटेक्शन देता था। और इसी तरह यहाँ बावड़ियों का महत्व, इस बावड़ियाँ हमेशा भरी रहे इसके लिए अंडरग्राउंड पानी भरा रहे, इसलिए इन तालाबों का चारों तरफ महत्व है। एक तालाब इस ओर भी है, तो उन सब तालाबों का अंडरग्राउंड कनेक्शन और उसके साथ बावड़ियों को पूरा भरा रहने का एक यहाँ के राजा महाराजाओं का ये देन है। नवल सागर झील के पास स्थित इस प्राचीन मंदिर की बहुत मान्यता है, तभी तो लोग तड़के ही यहाँ आ जाते हैं और सेवा कार्यों में लग जाते हैं। यहाँ विराजमान शिवलिंग, नंदी की प्रतिमाएं और बूंदी की भव्यता को दर्शाती बहुत सी शिलाएं भी हैं। मुझे पूरा है ये मंदिर आपको बेहद पसंद आया होगा। आप जब भी बूंदी आएं तो यहाँ पर जरूर आएं। चलिए बागबान की रसोई के अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको लेकर चल रही हूँ उस जगह पर जहाँ पर नींबू का बाग है और वहाँ पर हम किसानों से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम रुख कर रहे हैं हिंडोली गांव की तरफ। बूंदी की मन को मोह लेने वाली खूबसूरती बरबस ही आकर्षित करती है।
रास्ते में बेहद खूबसूरत पहाड़ हमारे हमसफर बन रहे हैं। यहाँ फैली हरियाली मन की आकांक्षाओं को नए पंख दे रही है। बहुत से लोग रोज सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर जरूर पीते होंगे। नींबू का रस न केवल आपको ताजगी देता है बल्कि आपका वजन भी नियंत्रित करता है। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में मैं पहुंची हूं राजस्थान के हिंडोली गांव में और यहाँ के मौसम में नींबू पानी आपका सबसे अच्छा साथी है। और हम भारतीय तो नींबू को किसी न किसी रूप में अपने खाने में इस्तेमाल कर ही लेते हैं, चाहे सलाद के रूप में हो या फिर अचार के रूप में। आपको पता है कि नींबू हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुगल काल में नींबू को शाही फल माना जाता था और पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा नींबू की खेती की जाती है। तो चलिए बागबान की रसोई के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं किसान के पास जो नींबू की खेती कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, कैसे हैं आप? बस अच्छे है जी। आपसे आपका नाम जानना चाहूँ। रामदेव जी है। रामदेव जी, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। नींबू की जब हमारे किसान खेती करते हैं हाँ जी, तो उसके लिए उन्हें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? ये नींबू ले लिया अच्छा, इसको पका दिया, पका के इसका बीज निकाल लिया, बीज तैयार कर लिया, इसमें तेली में रख दिया, गड्ढा करो 1 बाय 1 का जमीन के अंदर। इसमें यूरिया, डीएपी, पोटास और यो देसी खाद डाल के थोड़ा थोड़ा के उसमें गड्ढा में डाल दो। उसको तेली पाट के उसमें गड्ढा में लगा दो, पानी डाल दो उसमें। 8-5 दिन में पानी पिलाता रहो, वो 2 साल में फल देने लगे। अच्छा, जब नींबू की फसल तैयार हो जाती है तो आप उसको कैसी अवस्था में तोड़ते हैं? मतलब जब नींबू पीला होता है या फिर हरा नींबू तोड़ते हैं? ये वाला पीला है जी, इसकी अच्छी रेट मिलती है, बाजार में ले जाएगा अच्छी रेट मिलेगी। ये भी अच्छा है हाँ। पर ये हरिया है, जो हरिया को पसंद कम करते, पीला को ज्यादा करते। ये तो डायरेक्ट मंडी चल जाता है, इसको तो रोकने के काम ही नहीं। ये इसको भंडार में 2 दिन रोकते, 3 दिन रोकते, इसको पड़ा के ये टाइप का हो जाता है। इसकी रेट डाउन है तो इसके बराबर रेट मिल जाएगी इसकी जी, रोकने के बाद में। तो जब आप इनका भंडारण करते हैं हाँ जी, तो किस तरह से इन्हें रखते हैं? ये टाइप का तोड़ देते, जैसे पराल हो, कोई बोरी हो, इसको पाल लगा देते, उसको ढक देते, उसमें एक टाइप का हो जाता है जी। फिर उसमें जितना चाहो उतना काट के ले जाओ, खराब नहीं होएगा। नींबू के पौधे लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त होता है। अच्छी सिंचाई सुविधाएं होने पर फरवरी मार्च में भी इसकी बागवानी की जा सकती है। नींबू की बागवानी सभी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। वैसे तो पूरे भारत में नींबू की खेती की जाती है, लेकिन नींबू का उत्पादन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में होता है। बागबान की रसोई में आज हम नींबू की खेती के बारे में जानकारी ले रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए अपने सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं और नींबू की खेती के बारे में और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर कमला, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। हाँ जी मैडम, नमस्ते। नींबू के उपयोग के बारे में बताइए। सबसे पहले नींबू की जब हम बात करते हैं तो नींबू का जो रस होता है वो विटामिन सी से भरपूर होता है। ICMR ने एक रिकमेंडेशन दे रखी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। नींबू की जो आवश्यकता होती है प्रत्येक दिन की, चाहे वो वयस्क हो, बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, जो भी वल्नरेबल ग्रुप हो, एक अगर नींबू का रस आप अगर डेली पी लेते हैं तो आपकी विटामिन सी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। नींबू का रस तो हम प्रतिदिन ले रहे हैं, लेकिन उसके और क्या पदार्थ बना सकें उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि नींबू से हम विभिन्न प्रकार के अचार बनाते हैं। जैसे आपका मीठा अचार हो गया, आपका शहद वाला अचार हो गया, मीठे में भी, क्योंकि डायबिटीज जो लोग होते हैं उनको नींबू पसंद है, लेकिन नींबू की जो मीठापन है वो आप शक्कर से अगर उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम गुड़ और शहद से अगर हम इसको मीठा किया जाता है तो इसमें आपका जो नींबू का अचार है वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता है। दूसरा अगर हम लेते हैं अचार का, तो नींबू का नमकीन अचार यानी मिर्ची के साथ का अचार भी बनता है। खट्टा अचार। खट्टे अचार में आप विभिन्न प्रकार के मसाले यूज कीजिए और उसको बनाइए और प्रिजर्व करके उसको रखिए। तीसरा हमारा रहता है आप नींबू को किस तरीके से और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। अगर हमें ये नींबू एक जगह से दूसरी जगह यानी आपको 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर पे भेजना है तो आप उसकी पैकेजिंग ऐसी कीजिए, नींबू को निकालिए आप यहाँ पे, उसको कैरेट में डाल दिए, पर पफिंग जो होती है आपकी पैकेजिंग की वो आप रखिए, क्योंकि ये जो आप अपना नींबू है इसमें क्योंकि आउटर स्पेस है, इसमें आपका मैकेनिकल डैमेज, अगर एक नींबू से दूसरा नींबू जब रगड़ खाता है तो बाहर का सरफेस जो है वो आपका डैमेज हो जाता है, उसके कारण इसकी आपकी क्वालिटी खत्म हो जाती है नींबू की, आपका बिकने योग्य नहीं रहता है। तो बिकने योग्य बनाने के लिए आपकी इसकी तोड़ने के उपरांत की जो पैकेजिंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आजकल जो प्रचलन में है हमारी लेमन टी, इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक अच्छा साधन है। डॉक्टर कमला, ये बताइए कि नींबू की खेती हमारे किसानों के लिए और किस तरह से उपयोगी है? नींबू की खेती जो है उसको करने के पश्चात जो प्रसंस्करण की बात जो की जाती है, पूरे बूंदी की महिलाओं में से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो प्रसंस्करण पे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे ट्रेनिंग्स लेती हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने जिस भी तरीके का उनका स्किल होता है, जैसे कोई अचार बनाने में अच्छी रहती है, कोई स्क्वैश बनाने में अच्छी रहती है, वो महिलाएं अपने घर पे घरेलू स्तर पे काम कर रही हैं, अपने SHGs बना रही हैं, स्वयं सहायता समूह है, उनको रजिस्टर करवा के अपना किसी NGO में या किसी बैंक में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वो महिलाएं अपना व्यापार शुरू कर रही हैं। हम पहले ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। जो महिलाएं स्किल्ड हो जाती हैं, परफेक्ट हो जाती हैं उस काम के लिए, उनके उस काम को शुरू करने के लिए हम FSSAI लाइसेंस अप्लाई करवाते हैं उनसे, क्योंकि FSSAI लाइसेंस के बगैर उनका कार्यक्रम नहीं चल सकता, उनका व्यापार नहीं चल सकता है। और इस तरीके से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सी महिला उद्यमी तैयार हो रही हैं जो नींबू के प्रसंस्करण पे काम कर रही हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं से बहुत सारे लाभ उठा रही हैं। अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे एक आर्या प्रोजेक्ट है जो कि ICAR भारत सरकार द्वारा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आया हुआ है, जिसमें युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना और उसको कृषि में बनाए रखना जो हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है। इसमें हम 18 से 35 साल की महिलाओं का चुनाव करते हैं प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग्स के लिए, फिर उनके वहाँ इकाई स्थापित करते हैं और ऐसी हमारी लगभग 6 से 7 इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं। डॉक्टर कमला, ये बताइए कि क्या महिला किसानों के लिए कोई ऋण सुविधा भी है क्या? जैसे कि महिला अधिकारिता की बात की जाए तो उसमें अमृता हाट जो मेले लगते हैं, उस मेलों में जाने से पहले अमृता सोसाइटी में उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो अमृता सोसाइटी के अंतर्गत हमारी एक महिला है, कृषक महिला ज्योति जी नकलक, वो उससे लाभान्वित हुई है। उनको 10 लाख का लोन 2.5 लाख की सब्सिडी के साथ मिला है। दूसरी मैं बात कहूंगी कि इनको राजीविका और NULM में इसलिए डाला जाता है क्योंकि उनको वहाँ पे 2% ब्याज में लाभ मिलता है, उनको 5% ब्याज पे इनको लोनिंग हो जाती है। इस तरीके से लोनिंग की सुविधा है। अगर हम आर्या प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें कुछ मशीनरीज हम SHGs को प्रोवाइड करवाते हैं और उस मशीनरीज की सहायता से, जो मशीनें होती हैं प्रसंस्करण की, उनकी सहायता से वो काम
करती हैं। ये जो मशीनें हैं किस तरह की होती हैं? हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती हैं, जैसे कि नींबू काटने की मशीन, नींबू का रस निकालने की मशीन, पैकेजिंग मशीन, डब्बा पैक मशीन, अचार के डब्बे को पैक करने की मशीन, इस तरीके की विभिन्न प्रकार की मशीनरीज हम उनको अवेलेबल करवाते हैं। डॉक्टर कमला महाजनी, आपने हमें इतना वक्त दिया और नींबू के प्रसंस्करण के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, धन्यवाद। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आइए अपने इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और नींबू से अचार कैसे बनाया जाता है ये सीखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी से ट्रेनिंग लेकर यहाँ की महिलाओं ने नींबू के अचार का अपना ब्रांड तैयार किया है और ये महिलाएं इस अचार को बाजार में बेच रही हैं, जिससे ये न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने साथ साथ देश की प्रगति में भी योगदान दे रही हैं। बागबान की रसोई में अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर ज्योति जी हमें बताएंगी कि नींबू का अचार कैसे बनाया जाता है। हम सभी अचार खाना बेहद पसंद करते हैं, हम सभी के घर में अचार रखा होता है और हम कभी पराठे, चावल या रोटी कुछ भी खाते हैं तो उसके साथ नींबू का अचार अगर हमें मिल जाए तो खाने का मजा बढ़ जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि नींबू का अचार कैसे बनाया जाता है। ज्योति जी, अब बताइए कि हम नींबू का अचार कैसे बनाएंगे और हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी? नींबू के अचार बनाने के लिए हमें बिल्कुल फ्रेश नींबू लेने पड़ेंगे। नींबू को बिल्कुल वॉश करने के बाद सही कपड़े से उनको साफ करते हैं, साफ करके उनके 4 पीस करके और उसके बीज बाहर निकालते हैं। बीज बाहर निकालने से नींबू में कड़वाहट नहीं रहती। बीज निकाल के उसमें हम 1 कटोरी नमक से 1 किलो नींबू को गलाते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने गलने के बाद उनका कलर इस तरह से हो जाता है। इसकी ये तैयार नींबू है जिसको हम खट्टा नींबू, मीठा नींबू और नींबू मिर्ची के लिए तैयार है। ये मैं आपको खट्टे नींबू की विधि बताती हूँ। ये 1 किलो नींबू कटा हुआ है, गला हुआ है, सभी मसाले रोस्ट किए हुए, इसमें सौंफ रोस्ट की हुई है, राई रोस्ट की हुई है, दाना मेथी रोस्ट की हुई है जी। तो इसके अंदर हम 50 ग्राम मिर्ची ऐड करते हैं, पीली सरसों दाल है, ये हम 2 चम्मच, दाना मेथी को हम 2 चम्मच ऐड करेंगे। ये काली राई तो इसको हम 2 चम्मच, सौंफ डालेंगे 2 चम्मच। हम इसमें स्वाद बना रहे इसके लिए 4 या 5 लौंग डालेंगे और जो हींग होती है वो हींग को हम थोड़ा कूट के स्वाद के अनुसार डालते हैं। इसमें मैम पहले से ही जैसे हल्दी लगी हुई है तो इसमें हम हल्दी कलर बनाने के लिए आधी चम्मच हल्दी लगाएंगे। तो जब आपने ये 1 महीने के लिए इसको तैयार करने के लिए रखा था तो उसके बाद लगाते हैं हल्दी? नहीं मैम, नमक के साथ ही हल्दी लगाई। नमक के साथ ही मैम इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। ज्योति जी, ये बताइए कि आपने ये अचार बनाना कहाँ से सीखा? इसके लिए हमने मैम कृषि विज्ञान केंद्र से फिर ट्रेनिंग ली 30 दिन की। कृषि विज्ञान केंद्र में हमको जो अचार दिखाया और सिखाया, वहाँ पर हमको इसको और तरीके से अच्छा बनाना सिखाया, इसकी अधिक समय तक टिक सके वो सब बातें हमको समझाई। वहाँ पर मार्केटिंग के बारे में समझाया, उस सबको सीख के करके हमने मैडम आज अपना खुद का ब्रांड तैयार करा हुआ है जी। और आपने वहाँ कितने दिन का प्रशिक्षण लिया था? जी मैम 21 दिन का। और उसके लिए आपको कोई धनराशि वहाँ देनी पड़ी थी या फ्री था? नहीं मैम, सब कुछ फ्री था। जो वहाँ की मैडम में डॉक्टर कमला महाजनी मैडम, उनसे हमको बहुत सहयोग मिला। तो अब आप नींबू से और भी चीजें बनाती हैं? जी मैम, जैसे नींबू की क्या भिंडी भी बनती है सब्जी, तो सब्जी में अगर आप आधा नींबू डाल दोगे
तो उसमें जो ना चिपचिपापन होती है वो नहीं रहेगी उसके अंदर। ज्योति जी, अब हम क्या करेंगे इसमें? जी मैम, इसके अंदर हम जैसे सरसों के तेल से बनाएंगे इसको, तो सरसों के तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म करके ठंडा करने के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे उसको। जैसे ही वो ठंडा होता है तो हम उसके अंदर 200 ग्राम तेल ऐड करते हैं। अच्छा। और ये अचार कितने दिनों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं ऐसे? जी मैम, ये साल भर तक सुरक्षित रहेगा इस तरह से अचार। अब जैसे ये अचार कंप्लीट है, तैयार, इसमें तेल ऐड हो चुका है, इसके बाद में इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी ताकि इससे ये सुरक्षित बना रहे। और ये अचार अब बनकर तैयार है। जी मैम, और ये बिल्कुल तैयार अचार है। इसको हम इस तरह से डिब्बों में पैक कर लेते हैं, ये साल भर तक भी अचार खराब नहीं होगा। ज्योति जी, आपने इसमें पहले भी तो नमक मिलाया था। जी मैम, मैंने पहले नमक मिलाया था गलाने के लिए, लेकिन बाद में जैसे उसमें स्वाद के लिए हल्का सा नमक और डालना पड़ता है, जिससे उसका स्वाद बराबर बना रहे। सब मसाले रोस्ट डालने के बाद उसमें नमक की भी आवश्यकता रहती है। इसका जो मीठा अचार भी बनाते हैं तो उसकी प्रक्रिया भी क्या ऐसी ही है या कुछ अलग है? जी नहीं मैम, उसके लिए हम जैसे वो तैयार नींबू थे, हल्दी और नमक लगे हुए हैं, हम उसके लिए 1 किलो नींबू में 1 किलो शक्कर लेते हैं। 1 गिलास पानी में उस शक्कर को हम अच्छी तरह से सिरप बना लेते हैं, जिसको चाशनी बोलते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर हल्दी, मिर्ची और काली मिर्ची, लौंग, हींग, तेज पत्ता, ये सब डालते हैं मीठे के लिए। चाशनी बोलने के बाद हम उसको नींबू को उसके अंदर ऐड कर देते हैं और अचार बिल्कुल तैयार हो जाता है। हम तब उसके बाद लास्ट में काला नमक और सफ़ेद नमक जो डेली का हम लेते हैं उसको ऐड करते हैं मैम, क्योंकि नमक हम सब अचारों में बाद में इसलिए ऐड करते हैं कि वो उससे सुरक्षित बना रहे, पानी ना छोड़े। नींबू आप पराठे के साथ लीजिए, ब्रेड के साथ लीजिए, गरम गरम पूड़ी के साथ लीजिए। क्योंकि नींबू का अचार, नींबू पानी, ये सारी चीजें बिल्कुल हम गर्मियों में खासतौर से इनका सेवन करना पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बताया था कि नींबू से आप शरबत भी बनाते हैं। नींबू से हम शरबत भी बनाते हैं मैम। जैसे 1 किलो नींबू को हमने रस बना लिया, उसको अच्छा साफ बर्तन में लेके छान लेते हैं और 1 किलो में 1 किलो ही हम शक्कर ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरह से हिला के और मैंने उसको उसी भगोनी में गैस पे चढ़ा के 1-2 उफान उखाली आने के बाद ठंडा होने देते हैं। जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है मैम, तो हम उसको कांच की बोतल में रख के और 1-2 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। उस शरबत को आप कभी भी यूज में ले सकते हैं। जैसे ठंडा पानी लिया, शरबत डाला, तुरंत तैयार है वो। तो उसमें और कुछ मिलाने की जरूरत जी नहीं मैम, जैसे नमक चाहिए तो नमक मिला सकते जी, चीनी वगैरह क्योंकि आपने पहले से इसमें ऐड की है। जी मैम। ज्योति जी, अब ये नींबू का अचार तैयार है? जी मैम, बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। आप टेस्ट कीजिए मैम इसको। चलिए अब टेस्ट करके बताती हूँ कि अचार कैसा बना है। वाकई में बहुत अच्छा बना है, खट्टा खट्टा अचार और बहुत टेस्टी है। मैम, अभी तो ये मैंने अभी बिल्कुल तैयार करके ही दिखाया। आप जैसे जैसे ये मैम अचार गलता जाएगा, इसका स्वाद और बढ़ता जाएगा। आप इसको 1 महीने 15 दिन बाद जैसे ही टेस्ट करेंगे तो इसका कलर और इसका स्वाद और बढ़ता जाएगा। वाह जी। तो अब जब आपने ये अचार बना लिया तो उसके बाद आप क्या करते हैं? जी मैम, इसको हम फिर पैक करते हैं। सीमा डिब्बा लाना मैम, इस तरह से डिब्बा लेते हैं हम और इसके अंदर हम जैसे रोस्ट किए हुए 2 या 4 लौंग डालते हैं नीचे। इसके बाद हम इसको इसके अंदर पैक करते हैं। ज्योति जी, आपने हमें इतना सारा समय दिया और नींबू के प्रसंस्करण के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागबान की रसोई से आज हमने जाना कि किस तरह से नींबू का अचार बनाया जाता है और साथ ही इसकी खेती कैसे की जाती है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगले एपिसोड में आपसे मिलती हूँ एक नई जगह, नई फसल और एक नए पकवान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।